अच्छा, तो अल्जाइमर डिजीज़ की मॉर्फोलॉजी में हम न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से होते हैं न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। ये होते क्या हैं, ये असल में बंडल्स होते हैं, पेयर्ड हेलिकल फिलामेंट्स के बंडल्स हैं जो हमें विजिबल होंगे एक बेजोफिलिक फिब्रिलरी से स्ट्रक्चर की तरह इन द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में हमें ये मिलते हैं। टैंगल है ना, एक प्रोटीन की एक्यूमुलेशन होगी, फिर टैंगल बने तो वो न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में मिलेंगे जो कि डिस्प्लेस कर देंगे या इनसर्कल कर देंगे उसके न्यूक्लियस को। ठीक है, न्यूरॉन की न्यूक्लियस को। तो ये टैंगल्स जो है ये परसिस्ट कर सकते हैं आफ्टर ये, अगर न्यूरॉन डाई भी कर जाए तो उसके बाद भी ये इसमें टैंगल्स परसिस्ट करेंगे और बन जाएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोलॉजी की फॉर्म बन जाएंगे। अभी तो उसके अंदर है, इंट्रा सेलुलर है, न्यूरॉन के अंदर है, लेकिन फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी फिगर में वही टैंगल्स दिखाए गए हैं। तो ये कॉमनली याद रखिएगा कि कहाँ पे पाए जाते हैं, एक तो कॉर्टिकल न्यूरॉन्स में, कॉर्टेक्स में। ठीक है, स्पेशली जो एंटोराइनल कॉर्टेक्स है वहाँ पे। एंटोराइनल कॉर्टेक्स याद रखिएगा एक मल्टी सेंसरी एरिया होता है ब्रेन का, फिगर में भी दिखाया गया है, जो कि एक रोल प्ले करता है मेमोरी में, नेविगेशन और टाइम की परसेप्शन में। ठीक है, कहाँ पे होता है ये, असल में मीडियल जो टेम्पोरल लोब होता है एट द जंक्शन बिटवीन द हिप्पोकैम्पस एंड नियोकॉर्टेक्स, उनके जंक्शन पे। और ये पैरा हिप्पोकैम्पल जो गायरस है उसका पार्ट होता है। ठीक है, मीडियल टेम्पोरल लोब में फंक्शन थोड़ा याद रखिएगा, मेमोरी, नेविगेशन और परसेप्शन ऑफ टाइम में इन्वॉल्व होता है। तो अल्जाइमर डिजीज़ में भी कुछ इसी तरह की हमें प्रेजेंटेशन मिलती है कि मेमोरी वगैरह लॉस हो जाती है। तो ये न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स जो है ज़्यादातर यहीं पे एक तो कॉर्टेक्स में, स्पेशली एंटोराइनल कॉर्टेक्स में मिलेंगे, और इसके अलावा पायरामिडल जो सेल्स हैं ना हिप्पोकैम्पस के, वहाँ पे ये न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स मिलेंगे, और एमिगडाला, बेसल, फोर ब्रेन और रैफी न्यूक्लियस। ठीक है, तो मेजर जो कंपोनेंट है इन्हीं पेयर्ड हेलिकल फिलामेंट्स का वो होता है हाइपर फॉस्फोराइलेटेड टाउ। ठीक है, इन्हीं का हमने कहा ना न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स जो हैं ये पेयर्ड हेलिकल फिलामेंट्स के ही बंडल्स होते हैं। तो पेयर्ड हेलिकल फिलामेंट्स का ही इनका मेजर एक कंपोनेंट है हाइपर फॉस्फोराइलेटेड टाउ, जो यहाँ पे इस सी फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, न्यूरॉन्स कंटेनिंग द टैंगल्स स्टैंड विथ एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर टाउ, ये कह सकते हैं कि इसकी मेजर एक फॉर्म है। देन लास्ट में कह रहा है कि इंडिविजुअल जो हार्बर करते हैं ऑटोजोमल डोमिनेंट, जिनको म्यूटेशंस होती हैं, तो जो अल्जाइमर डिजीज़ करवा दें, तो उनमें जो डिपोजिशन है ना ए बीटा की और इन्हीं टैंगल्स की फॉर्मेशन वो प्रोसीड करती है इमरजेंस ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट बाय एज मच एज 15 to 20 ईयर्स। यानी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जब तक जाहिर हो उससे 15 से 20 साल पहले ही उनमें ए बीटा की और टैंगल्स की एक्यूमुलेशन हो चुकी होती है, 15 से 20 साल पहले। ठीक है, जिनको ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन हो और अल्जाइमर डिजीज़ होनी है। अब फॉर दिस रीज़न जो करंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है ना, वो कंसीडर करता है बर्डन और डिस्ट्रीब्यूशन अमाइलॉइड डिपॉजिट्स की, टैंगल्स की और न्यूरेटिक प्लैक्स की, अ कॉन्स्टलेशन नोन एज अल्जाइमर डिजीज़ न्यूरोपैथोलॉजिक चेंजेस। ठीक है, अल्जाइमर डिजीज़ के जो न्यूरोपैथोलॉजिक चेंजेस हैं, जिनको हम, ये अम्ब्रेला टर्म है जिसमें हम अमाइलॉइड की डिपॉजिट्स, टैंगल्स और न्यूरेटिक प्लैक्स की सबकी जो है डिपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और उनका बर्डन जो है, इसी के थ्रू हम डायग्नोज करते हैं। ठीक है, यही इनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है अल्जाइमर डिजीज़ का। स्टेजिंग जो है हर एक इस प्रोसेस की, जो कि फेयरली कंसिस्टेंट पैटर्न रखती है अक्रॉस इंडिविजुअल, वो फिर हम यूज़ करते हैं टू असेस द लाइकलीहुड दैट द ऑब्जर्व्ड लेजन रिजल्टेड इन कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो उसकी स्टेजिंग के हिसाब से फिर हम उसकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कितनी हुई है उसका फिर आइडिया लगाया जाता है। दैट्स इट। यहाँ पे अल्जाइमर डिजीज़ जो है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ कंप्लीट हुई। नेक्स्ट अब आती है हमारे पास अगली न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ विच इज़ दी फ्रंटो टेम्पोरल लोबार डीजेनरेशन। तो फ्रंटो टेम्पोरल लोबार डीजेनरेशन FTLD ये इनकम्पास करती है सेवरल डिसऑर्डर्स को, जो कि प्रेफरेंशियली याद रखिएगा अफेक्ट करते हैं फ्रंटल को भी और टेम्पोरल लोब्स को, नाम से पता चल रहा है। तो इसके नतीजे में इस तरह के डिसऑर्डर्स जो है इनमें सर्टेन शेयर्ड क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, जैसे कि प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन हो जाती है लैंग्वेज की और पर्सनैलिटी में चेंजेस आ जाते हैं। तो ये टर्म जो है ना डीजेनरेशन, ये अप्लाई की गई है ताकि हम डिस्क्राइब करें न्यूरोपैथोलॉजिक चेंजेस को। ठीक है, उनके लिए हम न्यूरोपैथोलॉजिक चेंजेस को डिस्क्राइब करने के लिए हम डीजेनरेशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं। क्लिनिकली इस तरह के सिंड्रोम्स को हम रेफ़र करते हैं फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशियाज। ठीक है, वैसे हम क्लिनिकली इनको डिमेंशिया कहते हैं, लेकिन पैथोलॉजिक चेंजेस को एक्सप्लेन करने के लिए डीजेनरेशन, फ्रंटो टेम्पोरल डीजेनरेशन कह रहे हैं। अब डिपेंड करता है डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन पे, फ्रंटल है या टेम्पोरल, बिहेवियरल चेंजेस पे, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स डोमिनेट कर सकती हैं।
ठीक है, कौन सा लोब अफेक्ट हुआ है, फ्रंटल या टेम्पोरल, उस हिसाब से बिहेवियरल चेंजेस या फिर इवन लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स जो हैं वो इनमें से कोई भी डोमिनेट कर सकता है जो लोब अफेक्ट हुआ होगा डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। इन जनरल जो बिहेवियरल और लैंग्वेज प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रिसीड करेंगे मेमोरी डिस्टर्बेंसेस को, यानी उससे पहले मेमोरी डिस्टर्बेंस से पहले लैंग्वेज और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, और ये डिस्टिंक्शन है जो असिस्ट करती है इन द क्लिनिकल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द फ्रंटो टेम्पोरल लोबार डीजेनरेशन एंड एल्ज़ाइमर डिजीज़। क्लिनिकली हमें इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस करना होता है, डिस्टिंक्शन करनी होती है, वो इसी के थ्रू हम करते हैं कि इस डिजीज़ में फ्रंटो टेम्पोरल लोबार डीजेनरेशन में बिहेवियरल चेंजेस और लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स मेमोरी की डिस्टर्बेंस से पहले होंगे। ठीक है, जबकि एल्ज़ाइमर में उल्टा था। तो ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स जो है यंगर एज पे हो सकते हैं फॉर द फ्रंटो टेम्पोरल लोबार डीजेनरेशन बनस्बत एल्ज़ाइमर डिजीज़ के, इसमें यंगर एज में हो जाता है सिम्टम। अब इन एडिशन टू द क्लिनिकल क्लासिफिकेशन दो जो पैथोलॉजिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं उनको डिस्टिंग्विश किया गया है बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक न्यूरोनल इंक्लूजन के हिसाब से जो है दो सब ग्रुप्स को डिस्टिंग्विश किया गया है, जिनमें टाओ हमें मिल सकता है इंक्लूजन में या TDP43। ठीक है, ये दोनों उस हिसाब से दो सब ग्रुप्स हैं। वन वेल रिकॉग्नाइज्ड जो सब टाइप है इस फ्रंटो टेम्पोरल लोबार डीजेनरेशन टाओ की, वो है सब टाइप पिक डिजीज़। ठीक है, नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पिक डिजीज़ है जो एसोसिएटेड होती है स्मूथ राउंड सी इंक्लूजन के साथ, जिनको हम पिक बॉडीज़ कहेंगे। अब कैसे टाओ के एग्रीगेशन लीड कर रही है न्यूरो डीजेनरेशन की तरफ, वो हम पहले ही ऊपर अल्जाइमर वाले कंटेक्स्ट में डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, बाकी जो मेजर फॉर्म्स हैं फ्रंटो टेम्पोरल लोबार डीजेनरेशन की जो कैरेक्टराइज हुई हैं, उनमें अब एग्रीगेट्स होंगे जिनमें DNA RNA बाइंडिंग प्रोटीन TDP4 होगा, तो उसको अब हम कहते हैं FTD फ्रंटो टेम्पोरल लोबार डीजेनरेशन TDP43। इसको हम कह रहे थे फ्रंटो टेम्पोरल लोबार डीजेनरेशन टाओ। तो ये इसमें दो सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये अनसर्टेन है हाउ, यानी किस तरह से ये लीड कर रहा है टू न्यूरो डीजेनरेशन। दोनों लॉस ऑफ TDP43 की एक्टिविटी और टॉक्सिक गेन ऑफ फंक्शन रिलेटेड टू द प्रोटीन एग्रीगेट रिमेन पॉसिबिलिटीज़, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। TDP43 न्यूरोनल इंक्लूजन्स जो है ना, ये भी हमें मिलती हैं लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ केसेस में एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस में। हमने टेबल में भी देखा था ना, दोनों में TDP43 की हमें इंक्लूजन मिल रही थी, ALS में भी मिल रही हैं और इसमें भी FTLD में। तो ये जो ओवरलैप है ये मैनिफेस्ट करता है क्लिनिकली एज मैनी इंडिविजुअल विद दी एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस आल्सो शो द एविडेंस ऑफ FTLD। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्लिनिकली इनके दरमियान ओवरलैप भी मिलता है, क्योंकि इसमें जो इंक्लूजन है वो भी तकरीबन सेम ही है जो एक्यूमुलेट कर रही है दोनों डिजीज़ में। मॉर्फोलॉजी पे आ जाए, ग्रॉस जो अपीयरेंस होती है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द टाइप ऑफ इंक्लूजन कौन सी है उसके इंडिपेंडेंट। विद द एट्रोफी हो जाएगी फ्रंटल की भी और टेम्पोरल लोब्स की वेरिएबल एक्सटेंट तक और सीवियरिटी के हिसाब से वेरी करेगा। साथ में न्यूरोनल लॉस भी होगा और ग्लायोसिस भी। ठीक है, तो A to B यहाँ पे फिगर देखें, इस A फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है फ्रंटो टेम्पोरल लोबार डीजेनरेशन हो गई है। इसमें A में देखें एट्रोफी हो गई है टेम्पोरल कॉर्टेक्स की, जो कि हमें नज़र आ सकती है इन कंपैरिजन टू द रिलेटिव प्रिजर्वेशन ऑफ द फ्रंटल कॉर्टेक्स। वो बिल्कुल प्रिजर्व है लेकिन टेम्पोरल वाले की एट्रोफी हो गई है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ B फिगर जो है यहाँ पे सिवियर न्यूरोनल लॉस दिखाया गया है और ग्लायोसिस हो गई है इन द रीजन ऑफ एट्रोफी। तो यहाँ मॉर्फोलॉजी में हम यही कह रहे हैं कि ग्लायोसिस हो जाएगी और इसके अलावा न्यूरोनल लॉस हो जाएगा। तो FTLD टाओ वाली जो डिज़ीज़ हमने पढ़ी फ्रंटो टेम्पोरल लोबार डीजेनरेशन टाओ, उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक एक एडिशनल लेजन होती है ना, वो आपने याद रखना है कि हमें टाओ कंटेनिंग न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स मिलेंगे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हमें एल्ज़ाइमर डिजीज़ में मिल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ 23.6C फिगर में देखें, ये दिखाया गया है छोटा सा साइटोप्लाज्मिक FTLD टाओ में साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन है, जिसमें TDP43 हमें नज़र आ रहा है इन एसोसिएशन विथ लॉस ऑफ नॉर्मल न्यूक्लियर इम्यूनो रिएक्टिविटी। ठीक है, नॉर्मल न्यूक्लियर इम्यूनो रिएक्टिविटी के बगैर हमें ये बस एक साइटोप्लाज्म में एक इंक्लूजन नज़र आ रही है जिसमें TDP43 है, और ये फ्रंटो टेम्पोरल लोबार डीजेनरेशन टाओ में हमें मिलेगा। और इसके अलावा मॉर्फोलॉजी में कह रहा है, जो अगर इसके बरक्स अगर हम देखें फ्रंटो टेम्पोरल लोबार डीजेनरेशन TDP वाली जो है उसमें अब क्या मिलेगा कि लॉस ऑफ न्यूक्लियर स्टेनिंग फॉर TDP43 associated with the appearance of TDP
43 पॉजिटिव इंक्लूजन्स, यानी उनकी न्यूक्लियर स्टेनिंग तो लॉस हो जाएगी, लेकिन साथ में उसमें उस TDP-43 पॉजिटिव इंक्लूजन्स हमें मिलेंगी। तो इस फिगर में साथ वाले में ये देखें, यहाँ पे दिखाया गया है कि फ्रंटोटेम्पोरल लोबार डीजेनरेशन TDP में कुछ जो फॉर्म्स हैं फ्रंटोटेम्पोरल लोबार डीजेनरेशन की, वो एसोसिएटेड होती हैं न्यूरोनल इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स के साथ, जिनमें हमें TDP-43 मिलता है। इसमें साइटोप्लाज्म में हमें मिल रहा था, यहाँ पे इंट्रा न्यूक्लियर TDP-43 मिल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। ये साइटोप्लाज्मिक था, ये न्यूक्लियर था, वो टाउ है, और ये TDP-43 वाली फ्रंटोटेम्पोरल लोबार डीजेनरेशन। बाकी चेंजेस ये वाले जो थे सेम ही हमें मिलेंगे, न्यूरोनल लॉस एंड ग्लायोसिस एंड एट्रोफी। ठीक है, तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं अगली डिजीज़ पे, जो कि है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ विच इज़ द पार्किंसन डिजीज़। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है, बार बार हम पढ़ते आए हैं। तो पार्किंसन डिजीज़ एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ होती है जो मार्क्ड हुई है कि इसमें हाइपोकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर हो जाता है। क्यों हुआ है? क्योंकि डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो लॉस हो गए हैं फ्रॉम द सब्सटेंशिया नाइग्रा। कहाँ से लॉस हुए? सब्सटेंशिया नाइग्रा से डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स लॉस हो गए, तो हाइपोकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर हुआ है। पार्किंसनिज्म एक क्लिनिकल सिंड्रोम है। ठीक है, एक सिंड्रोम है जिसमें क्या क्या होगा? ट्रेमर्स होंगे, रिजिडिटी होती है पेशेंट को, ब्रेडिकाइनेजिया और इनस्टेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह की ये जो मोटर डिस्टर्बेंसेस है ना, ये हमें वाइड रेंज ऑफ डिजीजेस में भी मिलती हैं जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स को डैमेज करती हैं, जो प्रोजेक्ट करते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा से लेके। ये न्यूरॉन्स सब्सटेंशिया नाइग्रा से स्ट्रेटम तक जो है प्रोजेक्ट करते हैं और इन्वॉल्व करते हैं कंट्रोल ऑफ द मोटर एक्टिविटी को। ठीक है, तो इन न्यूरॉन्स का जो है वो लॉस हो गया है। पार्किंसनिज्म इंड्यूस भी हो सकता है किसी ड्रग की वजह से, जैसा कि डोपामीन के अगर हम एंटागोनिस्ट दे दें, या कुछ टॉक्सिन्स जो कि सिलेक्टिवली जाके इन्हीं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स को डैमेज करें, इंजर करें, तो भी पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है। तो अमंग द न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ मोस्ट जो केसेस होते हैं इस पार्किंसनिज्म के, वो कॉज होते हैं पार्किंसन डिजीज़ की वजह से, जो एसोसिएटेड है विद द कैरेक्टरिस्टिक न्यूरोनल इंक्लूजन। इसमें भी हमें न्यूरोनल इंक्लूजन मिलती है, याद रखिएगा अल्फा साइन्यूक्लिन, ये इंक्लूजन हमें मिलेगी पार्किंसन डिजीज़ में। किस तरह हो रही है पैथोजेनेसिस? देखें, पार्किंसन डिजीज़ जो है ना, एसोसिएटेड होती है प्रोटीन की एक्यूमुलेशन के साथ और प्रोटीन की एग्रीगेशन के साथ भी। माइटोकॉन्ड्रियल एबनॉर्मलिटीज़ भी हमें इसमें मिलती हैं, और न्यूरोनल लॉस हो जाता है सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर और कहीं और भी ब्रेन के अंदर, एल्सवेयर इन द ब्रेन। ठीक है, तो ये इसमें पैथोजेनेसिस में हमें चेंजेस मिलते हैं, प्रोटीन एक्यूमुलेट एग्रीगेट किया, माइटोकॉन्ड्रिया की एबनॉर्मलिटी, न्यूरोनल लॉस सब्सटेंशिया नाइग्रा में और कहीं भी ब्रेन में। तो अब पार्किंसन डिजीज़ की जेनेटिक्स की बेसिस पे ये अपीयर हुआ है कि एबनॉर्मल जो प्रोटीन है और ऑर्गेनेल की क्लियरेंस ड्यू टू द डिफेक्ट्स इन द ऑटोफैगी एंड लाइजोसोमल डिग्रेडेशन हैव द पैथोजेनिक रोल इन द डिजीज़। यानी कि ऑटोफैगी में जो है मसला आ गया है, या लाइजोसोम डिग्रेडेशन करते हैं ना, तो लाइजोसोमल डिग्रेडेशन में कोई मसला आ गया है इस डिजीज़ में। ठीक है, तो एबनॉर्मल प्रोटीन है मिल रही है और ऑर्गेनल्स की क्लियरेंस नहीं हो पा रही। ठीक है, इन डिफेक्ट्स की वजह से। एक क्लू और डायग्नोस्टिक जो फीचर है इस डिजीज़ का, वो होता है लेवी बॉडी। याद रखिएगा, लेवी बॉडी एक कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूजन होती है जिसमें हमारे पास अल्फा साइन्यूक्लिन होता है। ये एक प्रोटीन है जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होती है, ये भी याद रखिएगा, साइनेप्ट की ट्रांसमिशन। वाइल पार्किंसन डिजीज़ जो है मोस्ट केसेस में स्पोरेडिक भी होती है। पॉइंट म्यूटेशंस और डुप्लीकेशंस जीन्स के अंदर, उन जीन्स में जो इस अल्फा साइन्यूक्लिन को इनकोड करते हैं, उनमें म्यूटेशन आ जाए तो ऑटोसोमल डोमिनेंट पार्किंसन डिजीज़ हो जाती है। देखिए, ये डिफरेंट कॉजेज़ बताए जा रहे हैं, पैथोजेनेसिस बताई जा रही है पार्किंसन डिजीज़ की। अब इस साइन्यूक्लिन के एग्रीगेट्स जो है ना, ये क्लियर होते हैं ऑटोफैगी के थ्रू। ठीक है, ऑटोफैगी हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 2 में कि एक सेल्फ ईटिंग काइंड ऑफ प्रोसेस होता है जिसमें सेल अपने आप को ब्रेक करके अपनी डिग्रेडेटिव प्रोसेस कंटेंट जो है उनको डिग्रेड करेगा और अपने आप को ख़त्म करेगा। ठीक है, उसके थ्रू ये प्रोटीन जो है ना क्लियर होती है। और सेवरल म्यूटेशन जो कि एसोसिएटेड होती हैं, कह रहा है पार्किंसन डिजीज़ में और जीन्स में, यानी पार्किंसन डिजीज़ में जो सेवरल म्यूटेशंस होती हैं ना, वो उन जीन्स में जो प्रोडक्ट्स होते हैं LRRK2 पार्किन others all appear to have role in the endosomal trafficking pathways implicated in the autophagy। ठीक है, एंडोसोमल ट्रैफिकिंग पाथवेज जो होते हैं ना, जो ऑटोफैगी में रोल प्ले करते हैं, इम्प्लिकेटेड होते हैं ये पाथवेज। तो जो म्यूटेशन आ रही हैं वो इन्हीं प्रोटीन्स को, इन प्रोडक्ट्स को अफेक्ट कर रही हैं जो इस पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑटोफैगी सही नहीं हो पा रही। ठीक है, इसके अलावा ये भी डिमॉन्स्ट्रेट हुआ है कि हेट्रोजाइगोसिटी जो है गॉशर डिजीज़ के लिए, causing the mutation in glucocerebrosidase is a risk factor for Parkinson disease।
ठीक है। इस ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज एंजाइम में म्यूटेशन आ जाती है तो गॉशर डिजीज़ होती है, तो वो भी एक पार्किंसन डिजीज़ का एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज हमें पढ़ा हुआ है कि वो एक लाइसोसोमल एंजाइम है। येट अनदर क्लू रखता है, सजेस्ट करता है कि एबनॉर्मल टर्न ओवर सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का समहाउ सेट्स द स्टेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज़, यानी कि सेल का जो टर्न ओवर है वो एबनॉर्मल हो गया है इस ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज में, ये सजेस्ट करता है, ठीक है, ये लाइसोसोमल एंजाइम। तो अब पार्किंसन डिजीज़ की मॉर्फोलॉजी पे आ जाए। टिपिकल जो ग्रॉस फाइंडिंग्स हमें ऑटोप्सी पे मिलती हैं वो है कि सब्सटेंशिया नाइग्रा, जहाँ पे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का लॉस हो गया है, उस सब्सटेंशिया नाइग्रा में पेलार मिलेगा हमें, ठीक है। तो इस A to B फिगर्स में देखिए 23.27A, इसमें देखिए पार्किंसन डिजीज़ दिखाया गया, ये नॉर्मल सब्सटेंशिया नाइग्रा है, ठीक है। जबकि यहाँ B फिगर में देखें तो डी पिगमेंटेड सब्सटेंशिया नाइग्रा हमें नज़र आ रहा है इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज़ में, ठीक है। और ये जो आगे देखेंगे हम, तो याद रखिएगा कि ऑटोप्सी में हमें सब्सटेंशिया नाइग्रा में पेलार मिलेगा और लोकस सेरुलस में भी मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे ये न्यूरॉन्स सिचुएटेड होते हैं, लोकस सेरुलस। माइक्रोस्कोपिक जो फीचर्स हैं उसमें आपने याद रखना है कि लॉस जो हो गया है ना इन पिगमेंटेड कैटिकोलमिनर्जिक न्यूरॉन्स का जो लॉस हुआ है इस तरह के रीजन्स में, ये साथ में ग्लायोसिस के साथ भी एसोसिएटेड होगा। तो लेवी बॉडी इस फिगर में भी देखें, ये लेवी बॉडी दिखाई गई है न्यूरॉन में फ्रॉम द सब्सटेंशिया नाइग्रा स्टेन्स पिंक। तो माइक्रोस्कोपी पे ये लेवी बॉडीज़ हमें मिलेंगी उन न्यूरॉन्स में जो रह गए हैं पीछे, ठीक है, ये तो लॉस हो गए ना, बाकियों में हमें लेवी बॉडी। तो दीज आर द सिंगल और मल्टीपल साइटोप्लाज्मिक यूजिनोफिलिक राउंड से लेके एलोंगेटेड किस्म की ये इंक्लूजन्स होती हैं, इनको लेवी बॉडीज़ कहते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चरल एग्जामिनेशन पे यही लेवी बॉडीज़ हमें नज़र आएंगी कि इनमें फाइन से फिलामेंट्स होंगी और ये अल्फ़ा साइन्यूक्लिन की बनी होंगी, ठीक है, अल्फ़ा साइन्यूक्लिन और बाकी प्रोटीन्स भी जिनमें न्यूरोफिलामेंट्स और यूबिक्विटिन आ जाता है। तो इसकी कंपोजिशन थोड़ी सी याद रखिएगा कि इसमें ये लेवी बॉडी अल्फ़ा साइन्यूक्लिन की बनी है और न्यूरोफिलामेंट्स एंड यूबिक्विटिन की। बाकी जो इसमें हमें मेजर हिस्टोलॉजिक फाइंडिंग्स मिलती हैं वो है कि हमें इसमें लेवी न्यूराइड्स मिलेंगी, डिस्ट्रोफिक न्यूराइड्स होती हैं जो ऑल्सो कंटेन करती हैं एग्रीगेटेड अल्फ़ा साइन्यूक्लिन, यानी इसकी न्यूराइड्स में भी हमें अल्फ़ा साइन्यूक्लिन मिलेगा। इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग जब हम इसी अल्फ़ा साइन्यूक्लिन की करेंगे तो वो हाईलाइट करेगा मोर सटल लेवी बॉडीज़ एंड लेवी न्यूराइड्स इन मैनी रीजन्स आउटसाइड, इन मैनी ब्रेन रीजन्स आउटसाइड द सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड इन द नॉन डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। यानी इवन जब हमने इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग की इसी अल्फ़ा साइन्यूक्लिन हाइलाइट्स के लिए तो हमें ज़्यादा सटल लेवी बॉडीज़ और लेवी न्यूराइड्स मिली इवन सब्सटेंशिया नाइग्रा के बाहर वाले रीजन्स में भी, जहाँ पे नॉन डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ पे भी हमें ये मिली, इंक्लूडिंग द रीजन्स ऑफ मेडुला, ठीक है, पोन्स और एमिगडाला और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिली, ठीक है। तो इवेंचुअली ये अपीयर होती हैं इन द सब कॉर्टिकल एरियाज़ एंड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भी। तो विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स की जब होगी इन्वॉल्वमेंट तो देयर इज़ टिपिकली डिमेंशिया प्रेजेंट इन एडिशन टू द मूवमेंट डिसऑर्डर। अगर कॉर्टेक्स इन्वॉल्व हो गया तो जाहिर सी बात है, एक तो ये पार्किंसनिज्म में हाइपोकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर हो रहा है, कॉर्टेक्स इन्वॉल्व हो गया तो साथ में डिमेंशिया भी हो गया। दैट्स इट। क्लिनिकल फीचर्स पे आ जाएं तो पार्किंसन वाला पेशेंट किस तरह होगा। पार्किंसन डिजीज़ जो है ना कॉमनली मैनिफेस्ट करती है एक मूवमेंट डिसऑर्डर की तरह इन द एब्सेंस ऑफ टॉक्सिक एक्सपोजर और अदर नॉन अंडरलाइंग इटियोलॉजी, उसके बगैर ये हमें मूवमेंट डिसऑर्डर मिलेगा बिना किसी अंडरलाइंग इटियोलॉजी के या टॉक्सिक एक्सपोजर के। डिजीज़ जो है ना ये यूजुअली प्रोग्रेस करती है तकरीबन 10 से 15 साल तक, इवेंचुअली प्रोड्यूस करेगी सीवियर किस्म की मोटर स्लोइंग हो जाएगी, ठीक है, टू द पॉइंट ऑफ नियर आखिर में इवन इमोबिलिटी तक आ जाएगा, इतना हाइपोकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। पहले स्लो स्लो मूवमेंट कर रहा था फिर इवन इमोबिलिटी हो जाएगी। तो डेथ यूजुअली इसमें क्यों होती है, क्योंकि एस्पायरेशन नमूनिया की वजह से याद रखिएगा, या ट्रॉमा हो जाता है फ्रॉम फॉल्स कॉज्ड बाय द पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि मूवमेंट डिसऑर्डर है तो उसका पोस्चर भी सही नहीं रहेगा, तो उस पोस्चर ख़राब की वजह से कभी गिर गया पेशेंट तो ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा की वजह से डेथ हो गई, या इवन एस्पायरेशन नमूनिया की वजह से डेथ हो सकती है। मूवमेंट सिम्टम्स जो होते हैं पार्किंसन डिजीज़ में, मूवमेंट के सिम्टम्स वो इनिशियली रिस्पॉन्ड करेंगे एल डोपा को, ये ड्रग है जो दी जाती है, ठीक है, एल डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन होता है ये एल डोपा। तो इससे मूवमेंट के जो सिम्टम्स हैं वो पहले रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन ये ट्रीटमेंट जो है वो स्लो नहीं करता डिजीज़ की प्रोग्रेशन को, ठीक है। ओवर द टाइम ये एल डोपा लेस इफेक्टिव हो जाएगी और फिर ये प्रॉब्लमेटिक फ्लक्चुएशंस करवा देती है मोटर फंक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि ये फिर आगे जाके फिर प्रॉब्लमेटिक फ्लक्चुएशंस करवा देगी मोटर फंक्शन में।
एक और जो ट्रीटमेंट होता है ना मोटर सिम्टम्स का वो इस पार्किंसन डिजीज़ में, वो है कि हम डीप ब्रेन की स्टिमुलेशन करें, जिसमें हम इलेक्ट्रोड्स को इम्प्लांट कर देते हैं ग्लोबस पैलिडिस में, या फिर सब थैलेमिक जो न्यूक्लियस होता है ना वहाँ पे हम इनको इम्प्लांट करेंगे ताकि हम बेसल गैंग्लिया की सर्किटरी को मॉड्यूलेट कर सकें। ऑफन ये अलाउ करता है सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द एल डोपा डोज। इससे फिर हमें एल डोपा का डोज भी कम करना पड़ता है, हम ये ड्रग भी हम कम देंगे, इतनी ज़्यादा इससे फिर थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हमें मिलती है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन से, जिसमें इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट किए गए ग्लोबस पैलिडिस में या सब थैलेमिक न्यूक्लियस में और बेसल गैंग्लिया की सर्किटरी को मॉड्यूलेट किया गया। While the movement disorder associated with the loss of nigrostriatal dopaminergic pathway is an important feature of Parkinson's disease, it is clear that the disease has more extensive clinical and pathologic manifestations. ठीक है, उसके अलावा कह रहा है कि लेजन्स जो होती हैं ब्रेन स्टेम के अंदर इन द डोर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ द वैगस एंड इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन, इनमें जो लेजन्स हैं ब्रेन स्टेम में, इसके इन द एडवांस नाइग्रल इन्वॉल्वमेंट कैन गिव राइज टू द बिहेवियरल स्लीप डिसऑर्डर। ठीक है, इस वजह से फिर बिहेवियरल स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है ऑफन बिफोर द मोटर प्रॉब्लम्स, उनसे पहले। डिमेंशिया याद रखिएगा टिपिकली माइल्ड फ्लक्चुएटिंग कोर्स के साथ होगा और हेलुसिनेशंस इमर्ज करेंगी इन मैनी इंडिविजुअल्स विद द पार्किंसन डिजीज़, और ये एट्रीब्यूट हुआ है क्योंकि उनके सेरेब्रल कॉर्टेक्स की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। जब डिमेंशिया जो है ना 1 साल के अंदर अराइज कर जाए ऑफ द ऑनसेट ऑफ द मोटर सिम्टम, तो हम उसको कह देंगे लेवी बॉडी डिमेंशिया। ठीक है, अगर यानी कि जब मोटर सिम्टम्स उसके शुरू हुए पेशेंट के और 1 ही साल के अंदर उसको डिमेंशिया हो गया है तो फिर हम उसको लेवी बॉडी डिमेंशिया कहेंगे। जैसा कि हम देख रहे थे मॉर्फोलॉजी में भी कि हमें कॉर्टेक्स में फिर लेवी बॉडीज़ मिलती हैं और उसी की वजह से डिमेंशिया होता है। दैट्स इट। अगली है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ विच इज़ दी हंटिंगटन डिजीज़। हंटिंगटन डिजीज़ ऑटोजोमल डोमिनेंट है, याद रखिएगा। मूवमेंट डिसऑर्डर है एसोसिएटेड विथ डीजेनरेशन ऑफ स्ट्राइएटम। इसमें अब स्ट्राइएटम की डीजेनरेशन होगी, वहाँ नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवेज में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डीजेनरेट हो रहे थे पार्किंसन में, लेकिन यहाँ पे स्ट्राइएटम की डीजेनरेशन हो रही है जिसमें कॉर्डेट और पुटामिन दोनों आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो डिसऑर्डर है ना ये कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें अब वो हाइपोकाइनेटिक था, ये हाइपर काइनेटिक है। तो इसमें पेशेंट को इनवॉलंटरी जर्की मूवमेंट्स होंगी सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी की, रिथिंग मूवमेंट्स हम इसको कहते हैं, इस एक्सट्रीमिटीज़ की रिथिंग मूवमेंट्स होंगी, टिपिकल है इसमें। तो डिजीज़ जो है रिलेंटलेसली प्रोग्रेसिव है, आगे जाके डेथ हो जाती है, आफ्टर एन एवरेज कोर्स ऑफ अबाउट 15 ईयर्स के बाद डेथ हो जाएगी। अर्ली इसमें कॉग्निटिव जो सिम्टम्स है वो है कि पेशेंट जो है फॉरगेटफुलनेस होगी, भूल जाता है चीज़ों को, और थॉट एंड अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, एंड देयर मे बी अ प्रोग्रेशन टू सीवियर डिमेंशिया भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो पार्ट ऑफ दीज अर्ली बिहेवियरल चेंजेस जो आ रहे हैं, तो इसमें हंटिंगटन डिजीज़ जो है ना ये कैरी करती है रिस्क फॉर सुसाइड, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीवियर किस्म के इसमें बिहेवियरल चेंजेस हैं तो इस तरह के पेशेंट सुसाइड कर लेते हैं। पैथोजेनेसिस किस तरह होती है ये हंटिंगटन डिजीज़, ये कॉज होती है असल में CAG ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन की वजह से इन अ जीन जो कि लोकेटेड है 4p16.3 पे, जो इनकोड करता है, ये जीन इनकोड करेगा एक प्रोटीन को जिसको हम हंटिंगटन कह रहे हैं। ठीक है, तो इस जीन में आ गई है एक्सपेंशन, आ गई है कौन सी, CAG ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन आ गई, जिसकी वजह से जो है ये डिजीज़ हो रही है। अब नॉर्मल जो अलील होते हैं उनमें 11 से 34 तक कॉपीज़ होती हैं रिपीट की। ठीक है, इन द डिजीज़ जो डिज़ीज़ कॉजिंग अलील्स होते हैं उनमें फिर जो रिपीट के जो नंबर हैं वो बढ़ जाएंगे, वैसे तो 11 to 34 है, इसमें बढ़ जाएंगे, कभी कभार इवन हंड्रेड्स तक चले जाएंगे। तो इसमें स्ट्रॉन्ग जीनोटाइप फिनोटाइप की कोरिलेशन होती है विद द लार्जर नंबर ऑफ द रिपीट्स रिजल्टिंग इन द अर्लियर ऑनसेट। जितना ज़्यादा रिपीट होगा, एक्सपेंशन हो रही है, तो उतना ज़्यादा उस डिज़ीज़ का अर्लियर ऑनसेट होता है। Once the symptoms appear, however, the course of illness is not affected by the repeat length. अगर एक बार symptoms आ गए हंटिंगटन के तो उसके बाद अब जितना भी रिपीट बढ़े, इंक्रीज़ हो, ये वो अफेक्ट नहीं करता इलनेस को, यानी इलनेस फिर उससे अफेक्ट नहीं होगी अगर एक बार सिम्टम्स आ गए। फर्दर जो एक्सपेंशन होगी ना इस CAG ग्लूटामीन इनकोडिंग रिपीट्स की, ये होती है ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, उस टाइम पे फर्दर जो है इसकी एक्सपेंशन होगी, तो पैटर्नल ट्रांसमिशन जो है ये एसोसिएटेड हो सकती है विद द अर्लियर ऑनसेट इन द नेक्स्ट जनरेशन, अ फिनोमेना नोन एज एंटिसिपेशन। तो इसीलिए यानी इसमें जो पैटर्नल ट्रांसमिशन है ना
अगर पैटर्नल ट्रांसमिशन होगी, क्योंकि इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे फर्दर एक्सपेंशन हो रही है, तो पैटर्नल ट्रांसमिशन एसोसिएट होती है अर्लियर ऑनसेट, अगली जनरेशन में फिर अर्ली ऑनसेट हो जाएगा इस हंटिंगटन डिजीज़ का। तो इस प्रोसेस को हम एंटीसिपेशन कहते हैं। अब हंटिंगटन डिजीज़ आपने याद रखना है कि टॉक्सिक गेन ऑफ फंक्शन की वजह से होता है, रिलेटेड टू द एक्सपेंडेड पोलीग्लूटामाइन ट्रैक इन द हंटिंगटन। देखिए प्रोटीन है ना हंटिंगटन, उसमें एक एक्सपेंडेड पोलीग्लूटामाइन ट्रैक की वजह से टॉक्सिक गेन ऑफ फंक्शन हो गया, जिसकी वजह से ये डिजीज़ हुई है। म्यूटेंट जो प्रोटीन होती है ये सब्जेक्ट होती है टू यूबिक्विनेशन, और इसकी प्रोटियोलाइसिस भी हो सकती है, जिसके नतीजे में कुछ फ्रेगमेंट्स यील्ड होंगे जो बना देंगे लार्ज इंट्रा न्यूक्लियर एग्रीगेट्स। इसमें भी न्यूक्लियस के अंदर एग्रीगेट बनेंगे, जो उसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स के फ्रेगमेंट्स बने हैं उनकी एक्यूमुलेशन से। तो जिस तरह बाकी डीजेनरेटिव डिजीज़ में हो रहा था, छोटे एग्रीगेट्स एबनॉर्मल प्रोटीन फ्रेगमेंट्स के सस्पेक्ट होते हैं कि ये टॉक्सिक है। तो इस तरह के एग्रीगेट्स शोन हुए कि इनमें रेंज ऑफ पोटेंशियली इंजीरियस एक्शन होता है, जिसमें ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की सिक्वेस्ट्रेशन करवा देते हैं, प्रोटीन के जो डिग्रेडेशन पाथवे हैं उनको डिसरप्ट कर देते हैं, और पर्टर्बेशन कर देते हैं माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन की। ठीक है, यही एग्रीगेट्स। तो ये लाइकली है कि कुछ कॉम्बिनेशन इस तरह की एब्रेशंस का कंट्रीब्यूट करती है हंटिंगटन डिजीज़ की पैथोजेनेसिस में। मॉर्फोलॉजी पे आ जाए, जब हम ग्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे हंटिंगटन डिजीज़ वाले पेशेंट के ब्रेन को, तो वो छोटा होगा, स्मॉल होगा, और उसमें स्ट्राइकिंग एट्रोफी हमें नज़र आएगी कॉर्डेड न्यूक्लियस की, और समटाइम लेस ड्रामेटिकली पुटामिन की। इसका फिगर भी 23.28 में शोन है। ये हंटिंगटन डिजीज़ है, जिसमें हमें यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल हेमिस्फीयर दिखाई दे रहा है लेफ़्ट साइड पे। इसको इसके साथ कंपेयर करें हेमिस्फीयर विद हंटिंगटन डिजीज़ के साथ जो राइट पे है, ये हमें शो कर रहा है कि इस स्ट्राइटम की बिल्कुल एट्रोफी हो गई है, और वेंट्रिकुलर देखें डायलेशन हो गई है। ठीक है, ये इंसेट में यहाँ पे दिखाया गया है इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन। हमने कहा ना न्यूक्लियस के अंदर होगी। इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन इन अ कॉर्टिकल न्यूरॉन इज स्ट्रांगली इम्यूनो रिएक्टिव फॉर यूबिक्विटिन। ठीक है, यूबिक्विटिन इसको हमने डिस्कस किया ना मॉर्फोलॉजी में, यूबिक्विटिन ब्रेक करेगा प्रोटीएजेस भी, तो उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन की तरह एक्यूमुलेट कर जाएंगे। तो ये स्ट्रांगली इम्यूनो रिएक्टिव है फॉर द यूबिक्विटिन। तो हमने फिर भी देखा कि ग्लोबस पैलिडस जो है ना, वो याद रखिएगा, इसमें एट्रोफीड हो जाएगा सेकेंडरीली, एंड लेटरल और जो थर्ड वेंट्रिकल्स है वो भी डायलेट हो